brought to you by Sensodent K. बस बैक नहीं आया। SLS पैराफिन और दूध का करंट भी कौन? तो लाइफ का करंट ऑन? कुछ भी। तो ट्राई करके देख ले। Sensodent K, toothpaste for sensitive teeth. Our government will continue to support the million plus Rohingya people sheltered in Bangladesh. We need sustained efforts of the international community for Rohingya humanitarian operations and their eventual repatriation to their homeland, Myanmar, with safety, dignity and full rights. अभी आप बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के लीडर मोहम्मद यूनुस को सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि उनकी सरकार बांग्लादेश में मौजूद लाखों रोहिंग्या शरणार्थियों की मदद करती रहेगी। इसके अलावा उन्होंने शेख हसीना और मुल्क के भविष्य पर भी चर्चा की। इस भाषण को बांग्लादेश की अंतरिम सरकार की फ्यूचर पॉलिसी के तौर पर देखा जा रहा है। तो आज हम जानेंगे मोहम्मद यूनुस ने अपने संबोधन में क्या क्या कहा और रोहिंग्या शरणार्थियों पर दिए बयान का मतलब क्या है। नमस्ते, मेरा नाम सोनल है और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। तारीख 18 अगस्त 2024। बांग्लादेश की राजधानी ढाका का होटल इंटरकॉन्टिनेंटल। यहाँ विदेशी डिप्लोमैट्स और यूनाइटेड नेशंस के प्रतिनिधियों का जमावड़ा लगा था। उन्हें अंतरिम सरकार से बुलावा आया था, वो सरकार जो शेख हसीना के इस्तीफे के बाद अस्तित्व में आई। नोबेल विजेता अर्थशास्त्री मोहम्मद यूनुस इस सरकार को लीड कर रहे हैं। उन्होंने 8 अगस्त को शपथ ली थी, हालांकि उनकी पॉलिसी को लेकर स्पष्टता नहीं थी। अंतरिम सरकार के भविष्य और उसकी नीति पर सवाल उठ रहे थे। 18 अगस्त को यूनुस ने इन्हीं शंकाओं का जवाब देने की कोशिश की है। क्या क्या बोले, एक एक कर जान लेते हैं। आरक्षण विरोधी प्रोटेस्ट पर कहा, हमारे लाखों बहादुर छात्र और आम लोगों ने शेख हसीना की बर्बर तानाशाही का विरोध किया। इसमें सैकड़ों लोग मारे गए जबकि हजारों घायल हैं। Hundreds of thousands of our valiant students and people rose up against the brutal dictatorship of Sheikh Hasina. She fled the country, but only after the security forces and her party's student wing committed country's worst civilian massacre since country's independence. Hundreds were killed, thousands were injured. शेख हसीना पर यूनुस ने कहा, उनके शासन में मुल्क की हर एक संस्था तबाह हुई, न्यायपालिका में दरार है, चुनाव में धांधली हुई, नौजवानों की कई पीढ़ियों को उनके वोटिंग राइट से वंचित रखा गया। Sheikh Hasina dictatorship destroyed every institution of the country. Judiciary is broken. Democratic rights suppressed through a brutal decade-and-a-half-long crackdowns in every way. Elections were rigged blatantly. Generations of young people grew up without exercising their voting rights. कपड़ा उद्योग बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था में अहम भूमिका निभाता है। बांग्लादेश के कुल निर्यात का 85% वहीं से जाता है। शेख हसीना के तख्तापलट के बाद गारमेंट इंडस्ट्री का भविष्य अधर में है। यूनुस ने इस पर कहा, हम इसको प्रभावित नहीं होने देंगे। For our part, we won't tolerate any attempt to disrupt the global clothing supply chain in which we are a key player. जिस विषय पर यूएन समेत कई देशों की नजर थी वो था रोहिंग्या शरणार्थियों का भविष्य। बांग्लादेश में 10 लाख से अधिक रोहिंग्या शरणार्थी रहते हैं। इनमें से ज्यादातर 2017 में म्यांमार में हुए नरसंहार के बाद भाग कर आए थे। शेख हसीना उनको वापस भेजने की मुहिम चला रही थी। फरवरी 2024 में हसीना सरकार ने कहा था कि अब से एक भी रोहिंग्या शरणार्थी को एंट्री नहीं मिलेगी। अब अंतरिम सरकार ने पुराना फैसला पलट दिया है। यूनुस ने कहा कि उनकी सरकार रोहिंग्या शरणार्थियों के लिए काम करेगी। Our government will continue to support the million plus Rohingya people sheltered in Bangladesh. We need sustained efforts of the international community for Rohingya humanitarian operations and their eventual repatriation to their homeland, Myanmar, with safety, dignity and full rights. यूनुस के बयान का मतलब क्या है? जैसा कि हमने पहले भी बताया, बांग्लादेश में 10 लाख से ज्यादा रोहिंग्या शरणार्थी रहते हैं। दुनिया के सबसे बड़ा रेफ्यूजी कैंप भी बांग्लादेश में है। नाम है काटुपालुंग रेफ्यूजी कैंप। ये बांग्लादेश के कॉक्स बाजार में स्थित है। बांग्लादेश में रोहिंग्या का इतिहास क्या है, आइए ये जानते हैं। भारत की पूर्वोत्तर सीमा से लगा देश है म्यांमार। म्यांमार के पश्चिम में रखाइन स्टेट बसा है। इसको अराकान के नाम से भी जाना जाता है।
यहाँ रोहिंग्या मुसलमानों की बहुतायत रही है। उनका दावा है कि हम मुस्लिम व्यापारियों के वंशज हैं और 9वीं सदी के रखाइन में रहते आ रहे हैं, मतलब 9वीं सदी से। फास्ट फॉरवर्ड करते हैं साल 1824 में। ब्रिटेन ने पहली बार बर्मा पर हमला किया। उन्होंने बर्मा में 3 युद्ध लड़े। 1886 में बर्मा को ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा बना लिया गया। कुछ समय बाद बर्मा अलग कॉलोनी बन गई। फिर 1942 में जापान का हमला हुआ। उस समय रखाइन के रोहिंग्या मुसलमानों ने ब्रिटेन की तरफ से जंग लड़ी थी। दूसरे विश्व युद्ध में जापान की हार हुई, उसको बर्मा छोड़कर जाना पड़ा। ब्रिटिश शासन वापस आ चुका था, लेकिन उन्हें पहले जैसा समर्थन नहीं मिला। बर्मा में राष्ट्रवाद की भावना उभर रही थी। बर्मा के लोगों ने आज़ादी की मांग शुरू कर दी। जनवरी 1948 को बर्मा आज़ाद हो गया। बर्मा एक आज़ाद गणतंत्र था। नई संसद ने यूनियन सिटीजनशिप एक्ट पास किया। इसके तहत सभी नागरिकों को बराबर का नागरिक माना गया। इसमें रोहिंग्या और दूसरे अल्पसंख्यक समुदाय के लोग भी थे। 1939 में नागरिकों की पहचान का काम चालू हुआ। सरकार ने रोहिंग्या समेत सभी नागरिकों को रजिस्ट्रेशन कार्ड देना शुरू किया। 1951 से 1960 के बीच बर्मा में 3 आम चुनाव हुए। इसमें सभी नागरिकों को वोट डालने का अधिकार था। कई रोहिंग्या नेता चुनाव जीतकर संसद भी पहुंचे। यहाँ तक सब ठीक चल रहा था। फिर साल 1962 में सैन्य तख्ता पलट हुआ। जनरल ने विन ने लोकतांत्रिक सरकार को किनारे कर देश की कमान अपने हाथ में ले ली। विन की सरकार रोहिंग्या मुसलमानों को अपना नहीं मानती थी। उनका कहना था कि रोहिंग्या बाहरी हैं, वे बर्मा में घुसपैठ करके आए हैं। सैन्य सरकार ने रोहिंग्या को बर्मा से निकालने की भरपूर कोशिश की, लेकिन उनकी आबादी लाखों में थी। उन्हें एक झटके में बाहर करना लगभग नामुमकिन था। इसके लिए कानून का रास्ता अपनाया गया। बर्मा की मिलिट्री सरकार 1974 में नया संविधान लेकर आई। उन्होंने संसद से इमरजेंसी इमिग्रेंट एक्ट पास कराया। इसके जरिए रोहिंग्या को बांग्लादेश, चीन या भारत की पहचान से जोड़कर उन्हें विदेशी घोषित किया जाने लगा। सैन्य सरकार उनकी संपत्तियां भी जब्त करने लगी। उनके बुनियादी अधिकारों को सीमित कर दिया गया। कुछ समय बाद सरकार ने ऑपरेशन ड्रैगन किंग चालू किया। कथित विदेशी नागरिकों की पहचान और उनके वेरिफिकेशन का प्रोसेस शुरू हुआ। 1982 में सरकार नागरिकता से जुड़ा नया कानून लेकर आई। नए कानून के तहत जातीयता के आधार पर नागरिकता देने की बात हुई। इसमें रोहिंग्या और दूसरे अल्पसंख्यक समुदायों को नागरिक नहीं माना गया। 1989 में सरकार सिटीजनशिप स्क्रूटनी कार्ड वाला सिस्टम लेकर आई। इस कार्ड के लिए कोई भी अप्लाई कर सकता था, रोहिंग्या भी, लेकिन उनके लिए शर्त मुश्किल पड़ गई। उन्हें कम से कम म्यांमार की एक आधिकारिक भाषा आनी चाहिए। ये सबूत होना चाहिए था कि उनका परिवार आज़ादी से पहले म्यांमार में रह रहा है, मतलब उसके पहले से। मगर ज़्यादातर रोहिंग्या मुसलमानों के पास ये सब साबित करने के लिए कागजात नहीं थे। कभी बनवाने की नौबत ही नहीं आई थी, इसलिए उन्हें कभी कार्ड नहीं मिला। वे म्यांमार के होकर भी म्यांमार के नहीं माने गए। 1991 में सेना ने ऑपरेशन पी थाया लॉन्च किया। अंग्रेजी में इसे क्लीन एंड ब्यूटीफुल नेशन कहा गया। इस ऑपरेशन में रोहिंग्या के खिलाफ हिंसा की गई। 2.5 लाख से भी अधिक रोहिंग्या भागकर बांग्लादेश चले गए। जब सिचुएशन संभली तो उनमें से आधे लोग वापस लौटे, लेकिन अब उनके सामने दूसरी मुश्किल खड़ी हो गई। बांग्लादेश से लौटे लोगों को बर्थ सर्टिफिकेट देने पर रोक लगा दी गई। सीधे तौर पर उनकी पहचान को नकारा जा रहा था। इसके बाद समय समय पर अलग अलग तरीके से रोहिंग्या मुसलमानों को बेवतन बनाने का पूरा चक्र चला। फिर आया साल 2010। सैन्य सरकार ने चुनाव कराने का वादा किया। 2011 में लोकतांत्रिक सरकार की वापसी हुई। उम्मीद की जा रही थी कि नई सरकार रोहिंग्या समस्या को मानवीय नज़र से देखेगी, लेकिन हुआ इसका उल्टा। रोहिंग्या पर चल रहा अत्याचार बढ़ गया। अप्रैल 2014 में म्यांमार की जनगणना कराई गई, लेकिन इसमें रोहिंग्या को शामिल नहीं किया गया। उनकी गिनती ही नहीं हुई। इस दौरान रोहिंग्याओं के खिलाफ छिटपुट हिंसा की खबरें आती, लेकिन साल 2017 में रोहिंग्या के खिलाफ बड़े पैमाने पर नरसंहार शुरू हुआ। म्यांमार की सेना ने रोहिंग्याओं को चुन चुन कर मारा। उनके गांव के गांव जला दिए गए। उसी समय अराकान रोहिंग्या सॉल्वेशन आर्मी ARSA का नाम चर्चा में आया। कहा गया कि अरसा ने कुछ पुलिस थानों में आगजनी की थी, जिसके बाद ही दंगे भड़के और सेना को हिंसा का बहाना मिल गया। आरसा की स्थापना 2013 में हुई थी। इस संगठन के तार जिहादी समूहों से जुड़ते हैं, लेकिन आरसा ने हमेशा इन आरोपों का खंडन किया है। उनका कहना है कि वे रोहिंग्या के रक्षक हैं। इस नरसंहार के बाद रोहिंग्या मुसलमानों का पलायन आखिर शुरू हुआ। वो अपनी जान बचाकर भागे। उन्होंने पड़ोस के बांग्लादेश में शरण ली। कुछ भागकर भारत भी आए। शेख हसीना की रोहिंग्याओं पर क्या पॉलिसी थी, आइए ये समझते हैं। नरसंहार से पहले ही रोहिंग्या का बांग्लादेश में पलायन होने लगा था।
2015 में हसीना सरकार ने उनको भाषण 4 द्वीप पर शिफ्ट करने का प्लान बनाया। बाद में ये प्लान रद्द कर दिया गया क्योंकि कई मानवाधिकार संगठनों ने इसकी आलोचना की, कहा कि शरणार्थियों के अधिकारों का हनन हो रहा है। फिर 2017 का साल आया, म्यांमार में नरसंहार शुरू हुआ। शेख हसीना ने इसकी निंदा की। उसी बरस लाखों रोहिंग्या जान बचाकर बांग्लादेश गए। इस बीच शेख हसीना ने भाषण 4 परियोजना शुरू कर दी। इसमें रोहिंग्याओं के रहने के लिए घर बनाए गए, रहने की व्यवस्था की गई। शेख हसीना ने इस आइलैंड में विदेशी पत्रकारों की एंट्री बैन कर दी। आलोचकों ने कहा कि वहां रहने की अच्छी व्यवस्था नहीं है। दिसंबर 2020 तक लगभग 20,000 शरणार्थियों को वहां भेज दिया गया। शेख हसीना ने कई मौकों पर रोहिंग्या मुसलमानों को देश भेजने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से निवेदन किया। 2018 की यूएन जनरल असेंबली के भाषण में उन्होंने बताया कि देश में 11 लाख से ज़्यादा रोहिंग्या रह रहे हैं, उनसे देश की स्थिरता और सुरक्षा प्रभावित होती है। शेख हसीना ने म्यांमार की सरकार के साथ कुछ समझौते भी किए ताकि इन शरणार्थियों को वापस भेजा जा सके, लेकिन इसकी प्रक्रिया बहुत धीमी थी, जिसका धरातल में कुछ भी असर नहीं पड़ा। फरवरी 2024 में हसीना सरकार के एक मंत्री ने कहा कि अब वे एक भी रोहिंग्या को बांग्लादेश में एंट्री नहीं देंगे। उनका बोझ बढ़ता जा रहा है। अगस्त 2024 में उनकी सरकार चली गई और अब अंतरिम सरकार ने कहा है कि हम रोहिंग्या शरणार्थियों की मदद करते रहेंगे। हमने बांग्लादेश में मौजूद वरिष्ठ पत्रकार नदीम कादरी से पूछा कि बांग्लादेश में रोहिंग्या शरणार्थियों का स्टेटस आखिर है क्या? हसीना सरकार उनको वापस भेजने पर क्यों अड़ी हुई थी? अभी स्टेटस एक ही है। शेख हसीना जो बोलकर गए थे वो जनरल पॉलिसी है सब सरकार के लिए। रोहिंग्या रेफ्यूजी कोई भी नहीं चाहते हैं। सब ये बांग्लादेश की इकोनॉमी में ह्यूज प्रेशर है, इसके लिए सभी चाहेंगे। ये इंटरिम गवर्नमेंट आकर थोड़ा सा बात हुआ, उन्होंने बोला है इंटरनेशनल कम्युनिटी के को उनको सहायता चाहिए। वो चाहते हैं इन लोग जल्दी जल्दी उनके घर वापस जाए। बट अभी म्यांमार का सिचुएशन भी अच्छा नहीं है, वहां भी लड़ाई चल रहा है। और शेख हसीना ने जो बोला था अभी नहीं आने देंगे, वो था जो अभी रखाइन से फिर फ्रेश एक्सोडस हो रहा था, वो रुक दिया, बॉर्डर सील कर दिया है। जो है ये ऑलरेडी बर्डन है बांग्लादेश के लिए। बांग्लादेश की इकोनॉमी अभी बहुत नाजुक है, उसके ऊपर इतना सारा रेफ्यूजी को रखकर उनको खिलाना दिलाना रखा, सब कुछ इंटरनेशनल एड है बट इंटरनेशनल एड कम गया है। सो इसलिए दिस रेफ्यूजी इशू इज अ बिग इशू। एंड जो भी आएंगे जो है अभी सरकार में, उन लोग सभी एक साथ काम करेंगे। एक ही इशू है, कितना जल्दी उनको वापस दे सके। इसके लिए शेख हसीना चाइना का हेल्प मांगे थे, इंडिया का हेल्प मांगे थे। ये सरकार भी वही करेंगे, मुझे जो अभी अंडरस्टैंडिंग हो रहा है। मोहम्मद यूनुस ने पहली पॉलिसी स्पीच में कहा कि अंतरिम सरकार रोहिंग्या शरणार्थियों की मदद करेगी। उनके बयान का आखिर मतलब क्या है? मतलब ये है जो वो अभी जब तक बांग्लादेश में रहेंगे उस दिन बांग्लादेश उनको देखभाल करेंगे, उनको जोरपूर्वक नहीं भेज देंगे। तो ये है प्रोफेसर यूनुस के बाद वो डिप्लोमेट ने भी कहा था, वो दो बार उन्हें मीट किया। तो बात एक ही है, जो हम चाहते हैं वो जल्दी चला जाए, पर अभी है इधर हम लोग देखभाल करेंगे। और बांग्लादेश का फॉरेन पॉलिसी ज्यादा कुछ शिफ्ट नहीं होता है, शिफ्ट होता है इन रिलेशन टर्म्स विद नेबर्स। इंडिया के साथ एक अवामी लीग का एक हिस्टोरिक रिलेशनशिप है, वो एक तरफ है, बट अदर जो है उनके साथ वो नहीं होते हैं। सो चाइना के साथ भी वैसी बात है। सो चाइना इंडिया जो भी है प्रेशर क्रिएट करना पड़ेगा म्यांमार को। बट कहाँ किसके ऊपर म्यांमार के प्रेशर क्रिएट करेंगे? यहाँ अराकान आर्मी बॉर्डर एरिया में म्यांमार आर्मी के साथ लड़ रहे हैं। तो ये रोहिंग्या जो वापस जाएंगे, कहाँ वापस जाएंगे, कौन वापस लेंगे, ये बिग क्वेश्चन है। जैसे जैसे म्यांमार में सिविल वॉर तेज हो रहा है, वैसे वैसे लोगों का पलायन भी बढ़ रहा है। उनके लिए बांग्लादेश सबसे आसान जरिया साबित होता है,
क्या यूनुस के बयान के बाद शरणार्थी संकट बढ़ सकता है? क्या बांग्लादेश की आम जनता इसके लिए तैयार है? आम जनता रोहिंग्या नहीं चाहते हैं। स्पेशली जो एरिया में है, कॉक्सेस बाजार एरिया में रोहिंग्या है, उनका पॉपुलेशन बढ़ रहा है। ये भी हम लोग जानते हैं, लोकल पॉपुलेशन जो वहाँ का था उन लोग माइनॉरिटी हो गया, रोहिंग्या ज्यादा हो गया। ये वहाँ का जो आदिवासीरा है उन लोग चाहते हैं जल्दी जल्दी वापस चले जाए। और आप जो पूछा प्रोफेसर यूनुस के बाद ना, उन भी चाहते हैं लोग चले जाए, पर बॉर्डर तो नहीं खुला है। वो स्टैंडिंग ऑर्डर जो शेख हसीना दिए थे जो और कोई नहीं आएंगे, वो अभी तक मुझे मालूम होता है वो अभी तक चल रहा है। ऐसे कोई नोटिफिकेशन नहीं आया जो बॉर्डर खोल दो फिर और रोहिंग्या आ जाए। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर बांग्लादेश इतना इतना रेफ्यूजी के लेने के लिए। सो हम लोग वेट कर रहे हैं। अभी सरकार घर गुछा रहे हैं, बहुत ट्रांसफर, बहुत अपॉइंटमेंट सब हो रहा है, रिशफल हो रहा है। इसके बाद इंटरनेशनल जो पॉलिसी है, इंटरनेशनल जो बात है, उसके ऊपर ध्यान देंगे। ये था हमारा बड़ी खबर सेगमेंट। अब सुर्खियों की तरफ बढ़ते हैं। पहली सुर्खी रूस से है। 2 अपडेट्स हैं, एक कर जान लेते हैं। पहला अपडेट रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की विदेश यात्रा से जुड़ा है। पुतिन 2 दिनों की राजकीय यात्रा पर अजरबैजान पहुंच गए हैं। वो 6 बरस के बाद अजरबैजान गए हैं। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ICC के अरेस्ट वारंट के बाद पुतिन ने विदेश यात्राएं कम की हैं, इसलिए इस दौर पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की ज्यादा नजर है। हालांकि अजरबैजान ICC का सिग्नेटरी नहीं है, इसलिए वो वारंट पर अमल करने के लिए बाध्य नहीं है। पुतिन की यात्रा के बीच अर्मेनिया अजरबैजान संघर्ष भी चर्चा में है। ऐतिहासिक रूप से इस संघर्ष में रूस ने अर्मेनिया का समर्थन किया है, मगर पिछले कुछ वर्षों में उसने उदासीनता बरती है। सितंबर 2023 में अजरबैजान ने सेना भेजकर नगोर्नो कराबाख को हथिया लिया। अर्मेनिया ने रूस की चुप्पी का विरोध किया था। इसके बाद अर्मेनिया पश्चिमी देशों के करीब जा रहा है। पुतिन ने अजरबैजान में राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव से मुलाकात की। उनके पिता हैदर अलीयेव की कब्र पर भी फूल चढ़ाए। हैदर 1993 से 2003 तक अजरबैजान के राष्ट्रपति थे। अब इस दौरे की इतनी चर्चा क्यों है, आइए ये समझते हैं। अजरबैजान नेचुरल गैस का बड़ा उत्पादक है। यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से यूरोप में नेचुरल गैस की सप्लाई प्रभावित हुई है। तभी से यूरोपीय देश नेचुरल गैस के लिए अजरबैजान की तरफ देख रहे हैं। इसी साल नवंबर में अजरबैजान की राजधानी बाकू में COP29 सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। ये क्लाइमेट चेंज पर UN की सबसे बड़ी बैठकों में से एक है। इसमें दुनिया भर के दिग्गज नेता हिस्सा लेते हैं। जानकारों का मानना है कि इन मुद्दों पर भी दोनों नेताओं की बात हो सकती है। दूसरा अपडेट रूस के अंदर चल रहे घमासान से जुड़ा है। यूक्रेन ने दावा किया है कि उसने रूस के कुर्स्क क्षेत्र में एक और पुल को नष्ट कर दिया। ये पुल सेम नदी के ऊपर बना था। अब रूसी आर्मी का वहां पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। यूक्रेन की सेना ने 2 हफ्ते पहले रूस के कुर्स्क क्षेत्र में घुसपैठ की। अब आज की दूसरी और अंतिम सुर्खी जान लेते हैं, जो मलेशिया से आई है। मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम भारत के राजकीय दौरे पर पहुंच चुके हैं। उनका दौरा 21 अगस्त 2024 तक चलेगा। इस दौरान वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर से मिलेंगे। ये दौरा क्यों अहम है? बतौर प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम पहली बार भारत आए हैं। 2018 के बाद किसी मलेशियाई प्रधानमंत्री की ये पहली भारत यात्रा है। बीच में दोनों देशों के संबंध में थोड़ी कड़वाहट भी आई। दरअसल सितंबर 2019 में मलेशिया के तत्कालीन PM महातिर मोहम्मद ने जम्मू कश्मीर पर विवादित बयान दिया था। यूनाइटेड नेशंस में बोला कि भारत ने कश्मीर पर कब्जा कर रखा है। इस पर भारत ने नाराजगी जताई और पाम ऑयल के आयात से जुड़े नियम सख्त कर दिए। अगस्त 2020 में महातिर ने माना था कि उनके बयान की वजह से दोनों देश के संबंध खराब हुए। महातिर मोहम्मद 1981 से 2003 और 2018 से 2020 के बीच मलेशिया के PM रहे। उन्हीं के कार्यकाल में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विवादित इस्लामी नेता जाकिर नाइक के प्रत्यर्पण की मांग रखी थी। जाकिर नाइक पिछले कई वर्षों से मलेशिया में रह रहा है। उसके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और धार्मिक भावना भड़काने का आरोप है। सरकार उसको भारत लाने की कोशिश कर रही है, मगर मलेशिया नाइक को भारत भेजने से मना कर चुका है। अनवर इब्राहिम की हालिया यात्रा में नाइक पर बात हो सकती है। हालांकि दोनों देशों ने इस बारे में पब्लिकली कुछ भी नहीं कहा है। जाकिर नाइक के बारे में हम दुनियादारी में विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। अगर आप वो एपिसोड देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वो लिंक मिल जाएगा। अब भारत मलेशिया संबंधों का इतिहास जान लेते हैं। मलेशिया भारत के दक्षिण पूर्व में बसा है। इसकी जमीनी सीमा 3 देशों से लगती है, थाईलैंड, सिंगापुर और इंडोनेशिया।
राजधानी का नाम कुआलालंपुर है। नई दिल्ली से हवाई मार्ग से अगर देखें तो इसकी दूरी लगभग 4900 किलोमीटर है, 3900 किलोमीटर। मलेशिया की आबादी 3.5 करोड़ है और 64% लोग मुसलमान हैं, 18% बौद्ध, 9% ईसाई और 6% हिंदू। इस्लाम मुल्क का राजकीय धर्म है। मलेशिया 1957 में ब्रिटेन के कब्जे से आज़ाद हुआ था। उसके 3 बरस पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू मलेशिया के दौरे पर गए थे। टुनुक अब्दुल रहमान भारत आने वाले पहले मलेशियन पीएम थे। प्रधानमंत्री मोदी अपने पहले कार्यकाल में 2 दफ़ा मलेशिया गए, 2015 और 2018 में। फिर 2019 में कश्मीर और जाकिर नाइक को लेकर रिश्ते खराब हुए। तब से शीर्ष नेताओं का आना जाना बंद हो गया। जानकारों का कहना है कि अनवर इब्राहिम के दौरे में रिश्तों पर जमी बर्फ पिघल सकती है। इस दौरे से जुड़े अपडेट्स आपको ललन टॉप पर मिलते रहेंगे। आज का दुनियादारी यहीं पर समाप्त होता है। आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट में बताइएगा। कल फिर मुलाकात होगी, इसी उम्मीद के साथ विदा लेती हूँ। शुक्रिया, शुभ रात्रि।